आज एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करेंगे जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक इंसान जिसने जिंदगियां बचाने की कसम खाई हो, वो अचानक जिंदगियां लेने के रास्ते पर चल पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है एक धमाके से, सीधे देश की राजधानी के दिल में। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब ये पता चला कि इस तबाही के पीछे कौन था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? कि इसके पीछे कोई खूंखार अपराधी या आतंकवादी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, टॉप क्लास के डॉक्टर्स। और ये है इस पूरी साजिश का सरगना, उमर उन नबी। जरा इसका अकादमिक रिकॉर्ड देखिए। एक के बाद एक कामयाबी। कश्मीर के एक ऐसे गांव से आता था जिसे डॉक्टरों का गांव कहते हैं। मेडिकल एंट्रेंस में 28वीं रैंक, और फिर सरकारी डॉक्टर की परीक्षा में तो पूरे राज्य में टॉप किया। तो सवाल फिर वही है, इतना काबिल, इतना होनहार इंसान इस रास्ते पर चला कैसे? तो हर साजिश को पनपने के लिए एक जगह चाहिए होती है ना? एक ठिकाना। और इस केस में वो ठिकाना बनी दिल्ली के पास की अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाहर से कॉलेज, पर अंदर अंदर आतंक का जाल बुना जा रहा था। अब देखिए, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी थी ना, ये कोई सीधी सादी यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसकी तो बुनियाद ही आप कह सकते हैं धोखे पर रखी गई थी। इसको बनाने का पैसा एक चिट फंड घोटाले से आया था। इसका फाउंडर खुद 3 साल तिहाड़ जेल में रहा था, पाकिस्तान भी होकर आया था। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी का एक पुराना छात्र आतंकी संगठन से जुड़ा पाया गया था। एक ऐसी जगह जिसकी नींव ही खोखली हो, वो आतंकवादियों के लिए छिपने की कितनी सही जगह होगी। और ये घपला सिर्फ शुरुआत में नहीं रुका। यूनिवर्सिटी के नाम पर जो पैसा आता था, उसमें से सोचिए करीब 4.5 करोड़ रुपए इसके फाउंडर की ही फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए। साफ था, शिक्षा की आड़ में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था, और उसी पर्दे के पीछे देश के खिलाफ एक भयंकर साजिश भी। तो चलिए अब सीधा उस साजिश पर आते हैं जो इस यूनिवर्सिटी की दीवारों के पीछे पक रही थी। इसका कोड नेम था ऑपरेशन D6। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। ऑपरेशन D6 ये एक बहुत बहुत बड़ी साजिश थी। इन डॉक्टरों का प्लान था 6 दिसंबर के दिन एक साथ भारत के 6 बड़े शहरों को सीरियल ब्लास्ट से दहला देना। इनका जो प्लान था वो 4 स्टेप्स में था, बिल्कुल साफ। स्टेप 1, 1600 किलो से ज्यादा विस्फोटक बनाने का सामान यानी खाद जमा करना। स्टेप 2, उससे 32 पावरफुल कार बॉम्ब तैयार करना। स्टेप 3, इन हमलों के लिए सुसाइड बॉम्बर्स की टीम तैयार करना। और चौथा और आखिरी स्टेप, 6 बड़े शहरों में एक साथ इन हमलों को अंजाम देना। और इतने शातिर थे ये लोग कि आपस में बात करने के लिए भी अपनी डॉक्टरी भाषा का ही इस्तेमाल करते थे, कोड वर्ड्स में। जैसे हथियारों को कहते थे मेडिसिन स्टॉक, टारगेट लोकेशन को कहते थे ऑपरेशन थिएटर। और जब विस्फोटक तैयार हो जाता तो मैसेज आता, बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग ईमेल भी नहीं भेजते थे, एक ही जीमेल अकाउंट था जिसमें बस ड्राफ्ट सेव करके एक दूसरे से बात करते थे, ताकि कोई डिजिटल निशानी ना बचे। लेकिन कहा जाता है ना कि हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और इस केस में इतनी बड़ी, इतनी चालाकी से बनाई गई साजिश का भंडाफोड़ हुआ एक मामूली से पोस्टर से। तो तारीख थी 17 अक्टूबर 2025। जगह श्रीनगर। वहां एक दीवार पर जैश-ए-मोहम्मद का ये पोस्टर चिपका था। इसमें भारतीय फौज और उनके मददगारों को सीधी सीधी धमकी दी गई थी। अब देखिए, कश्मीर में ऐसे पोस्टर लगना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अक्सर लोग इन्हें देखकर अनदेखा कर देते थे। पर उस दिन श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने इसे अनदेखा नहीं किया। उन्होंने तय किया कि वो इस पोस्टर की तह तक जाएंगे, और उनका बस यही एक फैसला पूरे खेल को पलटने वाला था। बस एसएसपी चक्रवर्ती का वो एक फैसला था। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि उस इलाके की सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, और यहीं से एक एक करके परतें खुलनी शुरू हुई। फुटेज में 3 लड़के पोस्टर लगाते दिखे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने अपने हैंडलर इरफान अहमद का नाम बता दिया, जो एक मेडिकल कॉलेज में काम करता था। और जैसे ही पुलिस इरफान तक पहुंची, उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे पूरे आतंकी नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अब जैसे ही इन लोगों को भनक लगी
कि खेल खत्म हो गया है, कि पुलिस उन तक पहुंचने वाली है। बस यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। सारे साजिशकर्ता इधर उधर भागने लगे। उमर, जो इस सबका मास्टरमाइंड था, वो भी भाग निकला। 9 दिन तक वो इधर उधर छिपता रहा, और जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक आखिरी हताश कोशिश की। वो एक कार बम लेकर सीधा दिल्ली आ गया और लाल किले के पास उस हमले को अंजाम दिया। और जब पुलिस ने इनके ठिकानों पर रेड की, तो जो सामान मिला ना, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। 358 किलो रेडी टू यूज विस्फोटक, 1600 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, कई AK-47 राइफलें, पिस्तौलें और दर्जनों जाली दस्तावेज और सिम कार्ड। ये एक छोटी मोटी आर्मी के बराबर का सामान था, जो एक बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार था। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ज़रा सोचिए, ऐसी न जाने कितनी ही तबाही की साजिशें सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि कहीं कोई एक इंसान भीड़ की तरह आगे बढ़ने के बजाय एक पल रुककर अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला कर लेता है।